तो आपको ध्यान रहे, विक्रमशिला शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर हम आपको ऑडियो वीडियो दोनों उपलब्ध करा रहे हैं। ये ऑडियो रूप में हम क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं ताकि कम समय में अधिक मटेरियल ऑथेंटिक कंसाइज आ सके आपको, और आपको पूरा एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाए, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो हम एंशियंट हिस्ट्री भी कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी भी कर रहे हैं आपको क्वेश्चंस, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी कर रहे हैं। तो लगभग धीरे धीरे आपको हिंदी भी डाल रहे हैं, सभी विषय उपलब्ध कराएंगे आपको। तो आइए हम इंडियन पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं। 1900 आपको ध्यान में है, 1935 के एक्ट की अस्तित्व में आने के बाद प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे। आपको ऐसे प्रश्न आ जाए कि जो 11 प्रांत थे विधानसभा के, तो वो चुनाव किस वर्ष हुए थे। 1937 में हुए थे चुनाव। 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो 6 प्रांतों में बनी थी। अब वो 6 प्रांत कौन कौन से थे, क्योंकि आपको प्रश्न आएगा इनमें से कौन सा नहीं, ऐसे प्रश्न भी आ जाए कि इनमें से कौन सा प्रांत नहीं था। तो 6 प्रांत के हमको नाम ध्यान रखने हैं। तो 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में जिन 6 प्रांतों में सरकार बने थे वो कौन कौन से थे कांग्रेस के। मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, ये 6 प्रांत में सरकार बनी थी कांग्रेस की। फिर अगला प्रश्न है आपका कि 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में कितने प्रांतों में मिली जुली सरकार बनी थी। 3 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनी थी। कौन कौन से वो 3 प्रांत थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध प्रांत और असम प्रांत। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। तो पंजाब प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनी थी। 1937 के विधानसभा के चुनाव में बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी। 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा किसने दी। जवाहरलाल नेहरू ने। आपको आ जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा। अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी। और यह भी ध्यान रहे, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा, या इसको चेंज कर दे लैंग्वेज, दास्ता का नया चार्टर भी कहा। आपको बोले कि 1935 के अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर किसने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 1935 के अधिनियम को पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत किसने बतलाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को पूरी तरह सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत बताया। जबकि मदन मोहन मालवीय ने 1935 के अधिनियम को बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला कहा। जबकि राजगोपालाचारी ने 1935 के अधिनियम को द्वैध शासन प्रणाली से भी बुरा कहा। तो आपको आ जाए कि 1935 के अधिनियम को द्वैध शासन प्रणाली से भी बुरा किसने कहा। राजगोपालाचारी ने कहा। क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था।
संविधान निर्माण का लोभ देकर भारतीयों का युद्ध में सहायता प्राप्त करना। उस समय युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जिसका काल है 1939 टू 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज फंसे हुए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि इनमें भारतीय यहाँ भी विद्रोह ना करें, उनसे हमको हेल्प मिल जाए। तो ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि इनको संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण का लोभ दे करके हम युद्ध में उनसे सहायता प्राप्त करें। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, ये ध्यान है आपको। तो क्रिप्स मिशन 1942 का उद्देश्य क्या था वो आपको ध्यान आ गया भाई। और फिर आपका ध्यान रहे अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। कहाँ पर पारित किया गया? तो ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में इसको पारित किया गया। ध्यान रहे, ग्वालियर टैंक मैदान का अब वर्तमान में क्या नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन मैदान, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया है। तो वही ग्वालियर टैंक मैदान का ही नाम है भारत छोड़ो आंदोलन मैदान। तो यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया, जहां पर गांधी जी ने नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। वेवेल योजना किस वर्ष लाया गया? तो वेवेल योजना 14 जून 1945 में। ये लॉर्ड वेवेल की घोषणा क्या थी? जब तक भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में डोमिनियन स्टेटस का भारतीयकरण कर दिया जाएगा। फिर से ध्यान देंगे भाई कि वेवेल जो वायसराय था उस समय, उसकी घोषणा क्या थी? जब तक भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में डोमिनियन स्टेटस वहां पर कायम रहेगा। 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चले शिमला सम्मेलन को किसके द्वारा बुलाया गया? वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा। मतलब आपको आज भाई कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में, 25 जून से 14 जुलाई तक। किसने बुलाया? वायसराय लॉर्ड वेवेल ने। शिमला सम्मेलन का उद्देश्य क्या था भाई, जिसमें वह असफल रहा? संविधान निर्माण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहमति कायम करना शिमला सम्मेलन 1945 का उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? आपको देगा ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे, 3, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये ध्यान रहे आपको आ जाए कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत ही किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत ही भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और इस प्रकार से प्रश्न आ जाए आपको कि अंतरिम सरकार की स्थापना की तिथि, 2 अलग अलग प्रश्न आ जाए कि अंतरिम सरकार की स्थापना की तिथि क्या है?
तो 2 सितंबर 1946 ये अंतरिम सरकार की स्थापना की तिथि है। लेकिन अगर प्रश्न आपको आ जाए कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी, तो 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की गई थी। तो दोनों डेट को अलग अलग आपको ध्यान रखना है भाई अंतरिम सरकार के बारे में। अंतरिम सरकार का मुखिया कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके मुखिया बने थे। अंतरिम सरकार में जो सब मंत्री थे अलग अलग, वो भी प्रश्न ऐसे आपको आ जाए। तो अंतरिम सरकार में विदेशी मामले के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री भी थे और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विभाग क्या था? खाद्य एवं कृषि। तो अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। फिर आपको आ जाए अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री, रक्षा का जो विभाग था वो किनके हाथ में था? तो सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री आसफ अली थे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो कि आए हुए हैं लगातार, अभी हम उनको ले रहे हैं। फिर धीरे धीरे हर प्रकार के क्वेश्चंस को आपके इसमें जोड़ेंगे। तो ये अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? और अगला प्रश्न है आपका माउंटबेटन योजना 1947 को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश संसद ने किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था? 18 जुलाई 1947 को। तो अच्छे से ध्यान सुन लीजिए भाई। आ जाइए माउंटबेटन योजना, जिसके तहत 2 देश बने, पाकिस्तान और भारत। तो माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको आ जाए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान के लागू होने तक भारत का राजनीतिक दर्जा डैश रहा, क्या रहा? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक औपनिवेशिक राज्य, डोमिनियन स्टेट। औपनिवेशिक राज्य मतलब डोमिनियन स्टेट। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो स्थिति है वो ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक औपनिवेशिक राज्य, डोमिनियन स्टेट। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किनके द्वारा रखा गया था? वामपंथी नेता एमएन रॉय के द्वारा रखा गया था 1934 में। एमएन रॉय ने 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। संविधान सभा का चुनाव किस पद्धति द्वारा हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा जून 1946, जुलाई 1946, सितंबर 1946, दिसंबर 1946। तो ये जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव निश्चित हुआ था। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? ऑप्शन दे देगा आपको समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो ये था वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य किनके प्रतिनिधि थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। कांग्रेस
व मुस्लिम लीग तो इस प्रश्न को फिर से सुन लें अच्छे से कि संविधान सभा के सदस्य किनके प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। पूछा था ना, प्रांत की विधानसभा, प्रांतों की विधानसभा ने। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 389 सदस्य होने थे, जिसमें ब्रिटिश भारत 296 और देसी रियासतें 93। इन ब्रिटिश भारत में आपका 296 में कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73, अन्य छोटे दलों के 15 सदस्य इसमें होने थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा का प्रतीक मुहर क्या था? हाथी था। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। इसे अपने हाथों से किन्होंने लिखा था? श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किनके द्वारा किया गया? कौन थे वो चित्रकार? तो उनका नाम नंदलाल बोस, जिनका संबंध शांति निकेतन से। तो शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस चित्रकार ने संविधान के पृष्ठों को सजाने का काम किया था। तो ध्यान रहे आ जाए, इनको सजाने का काम किसने किया? नंदलाल बोस ने किया था। शांति निकेतन जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया 1901 ईस्वी में, ये वेस्ट बंगाल में है। और यही शांति निकेतन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया, जो आज बहुत प्रसिद्ध है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर आप सबने नाम सुना है, जो प्रथम भारतीय ही नहीं प्रथम एशियाई हैं, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और आप सबको ध्यान में है, ये 26 नवंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2015 से हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म वर्ष के समय में भारत की सरकार ने इसकी घोषणा किया था 26 नवंबर को। इससे पूर्व 26 नवंबर को विधि दिवस, कानून दिवस के रूप में मनाते थे। संविधान सभा में प्रत्येक कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बंगाल प्रांत से हुआ था। विभाजन के बाद बंगाल प्रांत के पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने के कारण अंबेडकर का पुनः निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बंबई से हुआ था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। 3 जून 1947 के विभाजन योजना के बाद पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। संविधान सभा में किस प्रांत के सर्वाधिक प्रतिनिधि थे? संयुक्त प्रांत के। जब संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे, यह आपको ध्यान में रहे। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी? अक्टूबर 1946 में। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? आपको ऑप्शन दे देगा, एकता व अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति व समायोजना। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति व समायोजना के आधार पर लिया गया। संविधान सभा के गठन की मांग 1936 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी?
फैजपुर अधिवेशन में, जहां जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और यहीं पर ये प्रश्न ऐसे भी कर दे कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका उत्तर भी 1936 ही है। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तो आपको ध्यान रहे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर अभी आपने देखा ना, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। लेकिन अगर आपको आ जाए राष्ट्रीय गान जनगण मन संविधान सभा द्वारा कब किया गया स्वीकार? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया। ये संविधान के निर्माण से संबंधित जो प्रमुख समितियां थी, इस पर भी आपको एक प्रश्न आ जाएगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, तो ये संघ वाला आ जाए जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कि ये बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप ध्यान देंगे भाई। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी वल्लभ भाई पटेल ही बने थे। और मूल अधिकार के ऊपर एक बनी थी उप समिति, अल्पसंख्यक पर भी बनी थी उप समिति। तो मूल अधिकार की उप समिति के JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक की उप समिति के HC मुखर्जी थे। कई बार ये प्रश्न भी पूछ देते हैं, तो इसको हमने ले लिया है। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को ही बोलते हैं इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे इसके अंदर, 7 सदस्य इसके अंदर थे। और ध्यान रहे, आपको आया प्रश्न इनमें से कौन नहीं थे या कौन थे? तो अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाकी सदस्य जो थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। N माधव राव शुरू में थे BL मित्र। BL मित्र स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था, तो N माधव राव आ गए। 7वां TT कृष्णमाचारी, 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचारी को बनाया गया प्रारूप समिति का मेंबर। तो ये 7 थे। तो जिनमें ध्यान देंगे भाई कि BL मित्र स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया, तो उनकी जगह आए N माधव राव। और DP खेतान की मृत्यु हो गई, तो उनकी जगह आए TT कृष्णमाचारी। तो ये प्रारूप समिति का ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। कितने मेंबर? 7 मेंबर्स। कौन कौन से मेंबर्स? ये मेंबर। आपके नाम भी यहाँ पर आ गया है। तो इंडियन पॉलिटी पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल गया है। ये लगभग 25 मिनट्स का आपका ऑडियो है, इसको आप सुनेंगे। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, इसको फिर आगे